क्या रे हरामजादे, अब सब याद आ गया। उस दिन ही तो पैसे दिए थे तुझे। लो, बंसी भी अपनी बैलगाड़ी लेकर आ गया। गांव में कुल 4 ही बैलगाड़ियां हैं और आज चारों एक ही जगह खड़ी हैं। अगर बस 20 सवारी मिल जाएं, तो सारी बैलगाड़ियां एक ही बार में भर जाएंगी। ये सभी नीलगिरी गांव में बैलगाड़ी चालक हैं। पूरे गांव में सिर्फ 4 ही गाड़ियां हैं और देर रात होते ही ये सभी चालक आग सेंकते हैं। इनके बीच महफिल जमती है और ये यात्रियों का इंतजार करते हैं। रोज की तरह आज भी इन सभी चालकों की बैठक जमी थी। तभी बंसी अपनी बैलगाड़ी एक तरफ खड़ी करके सबके बीच बैठ गया और बोला, मजाक कर रहा है क्या? दिमाग गर्म है, लेकिन मत कर, बता दे रहा हूं। क्यों भाई, क्या हुआ? बीवी पैसे मांग रही है क्या? अरे इतने दिनों से तुम लोगों की जुबान से सुनता आ रहा था, आज खुद उस बुढ़िया के चक्कर में फंस गया मैं। पूरा शरीर झंझना रहा है। साला कमाल की चालें जानती है वो। क्यों, क्या हुआ? खोलो तो सही, खोल कर बताओ। अरे भाई क्या बताऊं, उसी पागल औरत से सामना हो गया। वही बातें, वही पुराना अखबार, वही फटे हुए कपड़े। जैसे ही पैसे की बात की, वही रटी रटाई लाइन की। उस दिन तो दे चुकी थी। ऐसा पागल मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे बंसी, तू भी उसी बुढ़िया के चक्कर में पड़ गया? कब से बोल रहा था कि अनुभव लेना है। लो, आज पूरा अनुभव मिल गया। वैसे ही ठीक से सवारी नहीं मिलते, ऊपर से ऐसे पागलों से सामना हो जाए तो दिमाग ही घूम जाता है। बड़ा रोमांचक लग रहा है। असल में हुआ क्या, जरा ठीक से बताओ ना। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तुझे पता होगा भी कैसे? बैलगाड़ी छोड़कर घर में पड़े रहने से सड़क की पागल दुनिया तुझे कैसे दिखेगी? अरे छब्बू, चुप रहे तू। बंसी भाई, अब बताओ, बताओ ना क्या हुआ था। बहुत जानने का मन कर रहा है। सब बंसी की तरफ देखने लगे। बंसी ने गहरी सांस ली और पूरी बात बताना शुरू किया। अरे हुआ क्या, 2 दिन पहले ससुर जी हमारे घर रहने आए थे। वैसे ही हालत खराब है, ऊपर से एक और पेट। आज दोपहर को मेरी बीवी ने अचानक कहा कि शाम होने से पहले उसे और उसके पापा को उसके मायके छोड़ आऊं। मैं खुश हो गया, कम से कम खर्चा तो बचेगा। तुम लोग जानते ही हो, मेरा ससुराल चंदनपुर गांव के बिल्कुल आखिरी में है। उन्हें छोड़ते छोड़ते शाम हो गई। जैसे ही चंदनपुर गांव से निकलकर पत्थर वाले पुल को पार किया, देखा एक बूढ़ी औरत काली साड़ी पहने सड़क के किनारे खड़ी है। सोचा चलो आज सवारी मिल गई। मैंने आवाज दी, माई ओ माई, इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ी है? बैलगाड़ी में बैठ जाइए, छोड़ देता हूं आपको। इतना सुनते ही वो बिना कुछ बोले पीछे बैठ गई। फिर आगे क्या हुआ? अरे बताओ, रुक क्यों गए? बताओ ना, जल्दी बताओ। हाँ हाँ बता रहा हूँ। तू इतना छटपटा क्यों रहा है? थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैंने उनसे पूछा, अच्छा माई, आप कहाँ उतरेंगी? क्यों, तभी तो बताया था। मैं चौंक गया। अरे ये औरत तो अभी चढ़ी है। मैंने सोचा ठंड में बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। थोड़ा और आगे चलने के बाद वो बोली, बस यहीं रोक दो। देखा कि वो सुनसान मैदान के पास उतरना चाहती है। वहां आसपास कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा ये औरत वहां उतरकर करेगी क्या? खैर मुझे क्या, मैं पैसे लेकर निकल लूंगा, ऐसा मैंने सोचा। माई 20 रुपए दीजिए, आपके 20 रुपए हो गए। क्यों, उस दिन तो दे चुकी थी। क्या? कब दिया? आप कौन हैं? मैं आपको जानता भी नहीं। तभी उसने अपनी साड़ी के पल्ले से एक पुराना अखबार निकाला और मेरे हाथों में पकड़ा दिया। बोली, ये रहा सबूत, याद आ रहा है कुछ? अखबार बहुत पुराना था। उसमें किसी की मौत की खबर छपी थी। अंधेरे में ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह गर्म हो गया। तभी मुझे भोलू की बात याद आई। इसने बताया था कुछ दिन पहले वो पागल बुढ़िया वाली बात। मैंने अखबार सड़क पर फेंक दिया और चिल्लाया, ये सब मैं नहीं जानता।
मेरे पैसे अभी दो। वो बुढ़िया मुझे लगातार देखती रही, फिर उदास आवाज में बोली, नहीं नहीं, तुम वो आदमी नहीं हो। फिर से गलती हो गई, माफ करो। मैं गाड़ी से उतरकर पीछे गया पैसे लेने के लिए। यकीन नहीं करोगे, मैंने पीछे मुड़कर देखा। क्या देखा? वो औरत वहां थी ही नहीं, जैसे हवा में घुल गई हो। आसपास ढूंढा, कहीं नहीं मिली। यहां तक कि वो अखबार का टुकड़ा भी गायब था जिसे मैंने सड़क पर फेंका था। शाम के वक्त 20 रुपए का चूना लग गया। खत। इसीलिए मेरा दिमाग खराब है। क्या कर रहे हो? लगता है आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है। अगर वो मेरे पाले पड़ती ना तो दिखा देता उसे। मैं भी किसी से कम नहीं हूं। लेकिन बंसी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। यह सिर्फ चूना नहीं था, कुछ और था, कुछ डरावना। ऐसा ही लगता है, लेकिन जब तेरे साथ होगा ना, तब तू भी मुर्गा बनेगा। मैं तो चाहता हूं बहुत जल्दी तू भी उसके पल्ले पड़े। चलो मैं निकलता हूं, आज थोड़ा जल्दी घर जाऊंगा। अरे रुक, आखिरी ट्रेन नहीं देखेगा क्या? अगर मिल भी गया तो बस एक ही पैसेंजर मिलेगा। ये चारों बैलगाड़ियां खड़ी करके क्या होगा? चल झब्बू, मैं भी चलूंगा। आज ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, घर में बीवी भी नहीं है। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आई। मुन्ना और भोलू उत्सुक नजरों से स्टेशन की तरफ देखते रह गए कि कोई गांव वाला आ जाए और उनकी बैलगाड़ी में बैठ जाए। लेकिन किस्मत ने मुंह मोड़ लिया। स्टेशन से बस 3-4 लोग ही निकले और अपनी अपनी साइकिल या बाइक लेकर घर चले गए। अब स्टेशन का पूरा इलाका खाली हो चुका था। क्या रे भाई, और खड़े रहकर क्या फायदा? आज भी कोई पैसेंजर नहीं मिला। और क्या कर सकते हैं भाई, चलो अब घर की तरफ ही लौटते हैं। दोनों जाने ही वाले थे कि अचानक मुन्ना की नजर पड़ी स्टेशन के उत्तर में कच्चे रास्ते की तरफ। वहां से एक आकृति इस तरफ आती दिखी। घनी धुंध भरी काली रात में दूर से वो साफ दिखाई नहीं दे रही थी। अरे भोलू देख, कोई इस तरफ आ रहा है। हाँ, दिख तो रहा है। कोई पैसेंजर है क्या? चलो देखते हैं कहाँ जाता है। अगर तुम नहीं ले जा पाओगे तो मैं ले जाऊंगा। धुंध की चादर पार करके जब वो आकृति थोड़ा और पास आई तो उसका चेहरा दिखा। धूर साला, चल तो भाई अब घर वापस चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे इसी की तो बात कर रहा था बंसी शाम को। यही है वो काली साड़ी वाली बुढ़िया। तुम जानते नहीं? अब देख लो, अब आएगी और हमें पकड़ लेगी। इससे अच्छा है घर लौट चलें। ठंड भी बहुत तेज है। अरे रुक जाओ भाई, देखने तो दो कहाँ जाती है। जहां भी जाएगी वहीं उतार कर आज रात पैसे वसूल कर लूंगा। ठंडी रात है, आसपास कोई गाड़ी भी नहीं है। 200 रुपए भी मांगूंगा तो वो दे देगी। अरे वो पूरी की पूरी पागल है, उसके पास कोई पैसा नहीं है। और तुम पैसे लोगे, उससे पहले ही देखना वो हवा में गायब हो जाएगी। बंसी ने क्या कहा था, सुना नहीं? ये सब चालें मेरे सामने नहीं चलेंगी। मैं अपना पैसा जरूर निकालूंगा, देखना तू। तू ही समझता रहे। मैं इस ठंडी रात में पागल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं घर जा रहा हूं। भोलू ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। बैलगाड़ी लेकर सीधे घर की तरफ निकल गया। आखिरी धुआं आसमान में उड़ रहा था। अब बैलगाड़ी स्टैंड पूरी तरह खाली था। बुढ़िया आगे बढ़कर मुन्ना के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतोष भरी मुस्कान थी, जैसे कोई बहुत पुरानी खोई हुई चीज मिल गई हो। और उधर मुन्ना सोच रहा था, इसे कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जहां भी देखा हो आज तो इससे पैसे निकालने ही है मुझे। दिन भर कुछ नहीं हुआ मेरा। कहिए माई, कहाँ जाना है? इतनी जल्दी भूल गए? अरे ये तो पूरी पागल लग रही है। मैं क्या भूल गया? इतना सोचने से कोई फायदा नहीं है। जल्दी से इसे छोड़ देता हूं और घर भागूंगा। नहीं नहीं माई, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप कहाँ जाना चाहती हैं बताइए, अभी छोड़ देता हूँ। अच्छा है, चंदनपुर गांव चलो। वहां गए बिना काम नहीं चलेगा। वहीं तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। बुढ़िया की अजीब बातें सुनकर मुन्ना गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन आज बिना पैसे लिए नहीं जाएगा, वरना बीवी को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए माई, चंदनपुर तो काफी दूर है, थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा।
मिल जाएगा, चलो। बुढ़िया को चंदनपुर के मैदान में उतारकर भाग जाऊंगा। इस ठंड में अंदर गांव तक नहीं जाऊंगा। अगर ज्यादा बहस करेगी तो 200 की जगह 300 मांग लूंगा। इतनी ठंड में बुढ़िया दे ही देगी और करेगी क्या? स्टेशन अब काफी पीछे छूट चुका था। दोनों तरफ खेत थे और घनी धुंध के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। मुन्ना ने अपनी बैलगाड़ी चलाते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल धड़क उठा। पीछे बैठी बुढ़िया की आंखों की जगह 2 जलते हुए आग के गोले चमक रहे थे। अरे ये क्या था? अरे बाप रे! उसने तुरंत नजर हटा ली। ठंडी रात में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। क्या मैं सही देख रहा था? एक बार फिर देखूं या बैलगाड़ी रोककर उतर जाऊं? अगर उसे पता चल गया कि मैंने देख लिया है तो पता नहीं क्या होगा। डर के मारे मुन्ना पत्थर सा बनकर बैलगाड़ी चलाता रहा। फिर हिम्मत करके एक बार और पीछे देखा। कुछ भी नहीं। बुढ़िया बिल्कुल सामान्य हालत में बैठी थी। ठंड की वजह से मैं ही उल्टा सीधा देख रहा हूं। आगे सिर्फ धुंध ही धुंध थी। जैसे ही वो धुंध का टुकड़ा पार हुआ, मुन्ना ने जोर से बैलों को रोका। ये कैसे हो सकता है? जो बुढ़िया अभी उसके पीछे बैठी थी वही अब उसके सामने सड़क पर खड़ी थी। मुन्ना के पीछे अब कोई नहीं था। मुन्ना ने इधर उधर देखा। वे अब चंदनपुर के मैदान में आ चुके थे। यहां से गांव बस थोड़ी ही दूरी पर था। माई, आप यहाँ कैसे उतर गईं? आप तो चंदनपुर गांव जाने की बात कर रही थी। मैं वहां पहुंच ही नहीं पाई। तुमने तो मुझे यहीं उतार दिया था। 6 महीने पहले सब कुछ भूल गए? ये औरत सच में पागल है क्या? ये क्या बोल रही है? मुझे शक है कि 6 महीने पहले मैं इसे जानता भी था कि नहीं। उसने कहा, देखिए माई, शायद मैं भूल गया हूं। मुझे माफ कर दीजिए। अब जब आप यहां उतर ही गई हैं तो किराया दे दीजिए। मैं भी घर चला जाऊंगा। किराया क्यों दूं? उस दिन ही तो दिया था। कितनी बार दूं तुझे? अब मुन्ना का दिमाग पूरी तरह गर्म हो गया। वो एक छलांग में बैलगाड़ी से नीचे उतरा और बुढ़िया के सामने जा खड़ा हुआ। देख बुढ़िया, तू बहुत ज्यादा कर रही है। मैंने दूसरे चालकों से सब सुना है। ये मत समझ कि मैं सबकी तरह डर कर भाग जाऊंगा। मैं वैसा नहीं हूं। पैसे कैसे निकलवाने हैं मैं जानता हूं। ये मुझे अच्छे से आता है। चुपचाप 200 रुपए निकाल दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन ही तो दिए थे। तुम्हें याद नहीं आ रहा है ना? ये देखो, इस कागज को पहचानते हो? मुन्ना ने देखा। बुढ़िया एक बहुत पुराना अखबार का टुकड़ा दिखा रही है। उसमें 6 महीने पहले की एक खबर छपी थी। लिखा था, चंदनपुर के मैदान में झाड़ियों के पास ठंडी सुबह एक लावारिस बुढ़िया की लाश मिली थी। शरीर को जंगली जानवरों ने नोच खाया था। नाम पढ़ते ही मुन्ना को सब कुछ याद आ गया। नाम था शांता देवी। कभी कभी शहर से अपने रिश्तेदारों से मिलने आया करती थी। लोग उसे बड़ी माई कहते थे। अब मुन्ना उसे पहचान चुका था। जिस सुबह उसकी लाश मिली थी, उससे ठीक एक रात पहले यहीं इसी जगह पर मुन्ना ही उसे जबरदस्ती उतारकर 100 रुपए लेकर भाग गया था। एक असहाय बुढ़िया को इस सुनसान जगह पर छोड़ते समय उसका सीना एक बार भी नहीं कांपा था। बुढ़िया ने गुस्से से मुन्ना की तरफ दौड़ी और उसको पकड़कर हवा में उठा लिया और बोली, क्या रे हरामजादे, अब सब याद आ गया? उस दिन ही तो पैसे दिए थे तुझे। अरे माई, मुझे छोड़ दीजिए। माई, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। माफ कर दीजिए मुझे। बुढ़िया ने गुस्से से उसको जमीन पर जोर से पटका और जंगल की तरफ लेकर चली गई। अगली सुबह ठीक उसी जगह, उसी हाल में मुन्ना का आधा खाया हुआ शव मिला, जहां 6 महीने पहले शांता देवी की लाश मिली थी। भोलू की बातों से बाकी बैलगाड़ी चालकों को यह समझ में आ गया कि मुन्ना की मौत के पीछे वही बुढ़िया थी। वो पागल थी या कोई रूह, इसका जवाब कोई नहीं दे सका। मुन्ना की मौत के बाद उस बुढ़िया को इस इलाके में फिर कभी नहीं देखा गया। सवारियों की कमी और रात की दहशत के डर से धीरे धीरे नीलगिरी गांव में बैलगाड़ियां चलना लगभग बंद हो गया। कौन जाने कब फिर से शांता देवी अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए किसी गाड़ी को ढूंढने निकल पड़े।